जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए महा मैराथन जीके क्लास का आज चौथा दिन है और आज की इस वीडियो में हम लोग 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो चलिए पहले प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर को हटा लिया गया था? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1881 में। दूसरा प्रश्न है, मध्यकालीन समय खाली स्थान ईसवीं शताब्दी तक कहा जाता है। यानी कि मध्यकालीन समय जो है 7 से 12वीं शताब्दी तक कहा जाता है, 8 से 16वीं शताब्दी तक, 8 से 13वीं या फिर डी 6 से 9वीं शताब्दी तक को कहा जाता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। मध्यकालीन समय जो है ये 8वीं से 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए याद कीजिए, हमने आपको बताया था 1857 की क्रांति जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। और कब से? तो 10 मई से। कहाँ से शुरुआत होती है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मेरठ से। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो देखिए यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, राजगिरी। याद रखिएगा। और आपको याद होगा राजगिरी में ही अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति होती है। आगे देखिए, मुगल काल का पतन शुरू हुआ। चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मुगल काल का पतन किस काल से शुरू हुआ? तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, आधुनिक काल से। देखिए मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो 1526 में बाबर ने किया था। और मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, आपको याद होगा। और मुगल काल का जो पतन शुरू हुआ ये आधुनिक काल से, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है नवपाषाण काल। याद रखना है नियोलिथिक का क्या अर्थ है, तो नवपाषाण काल। आगे देखिए, 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? चलिए आप सभी 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो ही बच्चे डी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य को प्रस्तावित किया था, याद रखिएगा। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा ये नारा दिया गया
अमेरिकी सेना के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अमेरिकी सेना। आगे देखिए, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, चाइना है, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? इसके शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? एक्सोबायोलॉजी ये किससे संबंधित है? तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। गुरु शिखर क्या है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो गुरु शिखर क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। आगे देखिए, प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वृद्धेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से लाइव चैट में। वृद्धेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा, चोल वंश के शासक राजराज ने करवाया था। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किस सामग्री से बनाया गया था? तो याद रखिएगा ग्रेनाइट। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है ग्रेनाइट। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा 1905 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 1905 में। पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा वराहमिहिर। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है वराहमिहिर। लाइफ ऑन माई टर्म्स ये किसकी आत्मकथा है? चलिए 18 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है?
तो यहाँ पर 18 का आंसर जो ये बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये शरद पवार की आत्मकथा है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक होता है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक होता है? तो याद रखिएगा सफ़ेद सिरका में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। चलिए आंसर बताएंगे। कौन सी दो नदियाँ हैं? चंबल सरस्वती, चंबल साबरमती नर्मदा मानस या फिर लूनी मानस? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा चंबल और साबरमती। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको मार्क कर लें। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो याद कर लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब है बैडमिंटन में। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है बैडमिंटन। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये इटली में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है इटली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो मनीला, फिलीपींस के मनीला में है, और केंद्रीय चावल पूछे अनुसंधान संस्थान तो ये कटक में है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए कटक किस राज्य में है। पश्चिम में गुजरात से और उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाती है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। पश्चिम में गुजरात से और उत्तर में दिल्ली तक ये फैली पर्वतमाला जो है ये अरावली पर्वतमाला है, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे? आंसर बताएंगे। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है 1666 में पाटलिपुत्र में, और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 10वें गुरु ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सही कर लेंगे। क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। यहाँ पे देखिए अंतिम दिया हुआ है, 10वें नहीं। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। साथ में ये भी याद रखना है कौन थे 10वें गुरु। एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज नहीं होता वह राज्य कहलाता है। तो देखिए ये राज्य कहलाता है एनार्की, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन सही जवाब है। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है मोहन राकेश। INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? यानी कि INS विराट क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा विमान वाहक पोत है। सही जवाब है सी ऑप्शन विमान वाहक पोत। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पद का प्रतिपादन किसने किया? चलिए तो इसके लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पद का प्रतिपादन
किसने किया? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना है कौन सा सदस्य? निर्वाचित सदस्य। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों यहाँ पे 32 का आंसर क्या होगा? वैशाली। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? गंगा और सोन। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए 34 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये संगीत से यानी संगीत क्षेत्र से संबंधित है ग्रैमी अवार्ड। तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? चलिए आंसर बताइए 35 के लिए। तापमान की इकाई कौन कौन से है? केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, लेकिन कैंडेला नहीं है। तो आंसर क्या होगा? कैंडेला। मार्स गैस निम्न में से कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर बताइए फटाफट से। मार्स गैस निम्न में से कौन है? तो हमने देखिए आपको काफ़ी बार बताया है मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CH4। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताइए। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई को। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चलिए आंसर कीजिए 38 के लिए। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। और इसका सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। अभी लेकिन इसका वर्तमान में नाम बदल गया है, याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? चलिए आंसर कीजिए 40 के लिए फटाफट से। तो यहाँ पर जो भी बच्चे भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है इथियोपिया। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? चलिए 41 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो याद रखिएगा कालीबंगा से। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? तो याद रखिएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलिए 43 के लिए आंसर बताएंगे। और आज हम प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन। आगे देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। जौनपुर शहर की स्थापना
किसने किया था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? चलिए आंसर बताइए, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो देखिए कोयला जो है ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कोयले में सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत बोले या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी एक ही बात है। तो हमने आपको कल भी मैप से समझाया था रात 9 बजे की क्लास में, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। और दोदा बेटा क्या है? तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, याद रखिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। लक्षद्वीप निर्मित है। चलिए आंसर बताएंगे। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और यहाँ की राजधानी है कवरत्ती और ये निर्मित है प्रवाल भित्ति से, याद रखिएगा। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? चलिए 48 के लिए आंसर बताइए, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए ये शुरू किया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर बताइए। कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से है? तो नर्मदा नदी। और इसी नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध गुजरात में और धुआंधार जलप्रपात, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो देखिए कार्य, ऊर्जा, दाब, ये क्या है? अदिश राशि है। जबकि संवेग क्या है? यह सदिश राशि है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? चलिए 52 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा ये थोरियम का अयस्क है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रोग बैक्टीरिया से होता है? चलिए 53 के लिए आंसर बताएंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तपेदिक, ये बैक्टीरिया से होता है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और एक पूछा जाता है बांदीपुर। तो देखिए कल के वीडियो में हमने मिस्टेक से आपको बता दिया था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जो कि कर्नाटक में है। तो इसे सही कर लेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो ध्यान रखेंगे, हमने आपको टेलीग्राम पर भी बता दिया था। आगे देखिए, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? चलिए फटाफट आंसर बताइए। तो याद रखिए गौतम बुद्ध। 1931 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे लाहौर बताते हैं, तो लाहौर में हुआ था 1929 का अधिवेशन, याद रखिएगा 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, लाहौर अधिवेशन 1929 पे। लेकिन यहाँ पर 1931 का बताना है, तो ये हुआ था कराची में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, और इसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन का योगदान क्या नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक, क्योंकि ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का योगदान है, इसमें सती प्रथा पर रोक लगाया गया था 1829 में, याद रखेंगे कब? 1829 में। और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो याद कीजिए इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।